नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत और बात करेंगे उसी खबर के साथ जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमला और तेज होता जा रहा है। 8वां दिन है आज जब यूक्रेन पर ये हमला हुआ है रूस का, और रह रहकर जो तबाही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खार्किव में तबाही मचाने के बाद, कब्जा करने के बाद अब जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, उसकी घेराबंदी शुरू हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की शुरुआत करते हैं शो से की शुरुआत में कि किस तरह से रूस फैल चुका है पूरी तरह से यूक्रेन के अंदर। खासतौर पे जो पूर्वी इलाका है वो हमने लगातार आपको दिखाया किस तरह से क्षति वहां पर पहुंचाई गई है रूसी सेना की तरफ से। ये तस्वीरें रूस यूक्रेन बॉर्डर की है जिसमें बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का काफिला देखा जा सकता है। काफिले में टैंकर, बख्तरबंद गाड़ियों को देख सकते हैं आप। खुद रूसी सेना के हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें ली गई हैं। साफ है कि ये काफिला कीव के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। जानकार बता रहे हैं कि आज रूस की तरफ से कीव पर बड़ा हमला किया जा सकता है। रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन के 15 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कीव के पास बोरोजाका और अन्य इलाकों में बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के घर रॉकेट और मिसाइल से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोग सड़कों पर बंकर में रहने को मजबूर हैं। सैटेलाइट टाउन्स हैं, उन्हें रूसी सेना कब्जे में ले रही है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाया जाए। कीव के आसपास रूसी सेना की बमबारी से कई सड़कें और पुल भी तबाह हो चुके हैं। नदी पर बना एक पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। साथ ही कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जो लोग निकले हैं अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल नदी को पार करते हुए इन तस्वीरों में नजर आए। तो 8 दिनों से ये जंग जारी है। उसके बीच रूस और यूक्रेन एक बार फिर बातचीत की मेज पर बैठे हैं। बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रूस पहले जंग रोके तभी कोई हल निकल सकता है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति से बात की है। मैक्रो और पुतिन के बीच ये बातचीत 90 मिनट चली और बताया जा रहा है फ्रांस की तरफ से कि रूस अब रुकने वाला नहीं है, यूक्रेन पे पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन की पश्चिमी सरहद से लगा जो लिविव शहर है वहां पर लोग असमंजस में नजर आ रहे हैं। कई लोग दहशत से छोड़कर निकल चुके हैं शहर को, लेकिन कई लोग वहां अब भी रह रहे हैं। लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो भी असमंजस में हैं। क्या करें पता नहीं है। वैसे अब तक ये जो शहर है वो हमले से बचा हुआ है, लेकिन लोगों में किस तरह से डर का माहौल है ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी जो इस वक्त वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको दिखाएंगे कि उनके बीच किस तरह से डर का माहौल है। विष्णु सोम की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त लिविव में हूँ। ये वेस्टर्न यूक्रेन का एक शायद सबसे बड़ा शहर है और यहाँ फिलहाल स्थिति ठीक है। पर कई बार यहाँ एयर रेड सायरन्स भी चलते हैं, पर फिलहाल यहाँ स्थिति ठीक है। पर इस शहर के बाहरी हिस्सों में कई रोड ब्लॉक बनाए गए हैं और हर 1 या 2 किलोमीटर के बाद एक ना एक रोड ब्लॉक मिलता है। उन रोड ब्लॉक्स को तो हम फिल्म करने का कोई परमिशन नहीं है, पर वहाँ यूक्रेन के सैनिक खड़े हैं, यूक्रेन के पुलिस भी है और कई एम्बेसी का, जैसे हमारे एम्बेसी कीव से यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि यही एक हिस्सा है यूक्रेन में जहाँ फिलहाल स्थिति ठीक है। पर अभी भी यहाँ काफी टेंशन है। लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों, उनके बारे में सब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ यूक्रेन। और यहाँ से लोग देख रहे हैं कि अब क्या होगा। ये लिविव का जो हिस्सा है या वेस्टर्न यूक्रेन में, यही शायद बचा रहे या यहाँ भी हमला होने वाला है। ये बस इसी बारे में लोग पूछ रहे, सोच रहे। जब हम कल ईस्टर्न पोलैंड पहुंचे तो वहां 200 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे, इंडियन छात्र थे जिनसे हमने बात की और वो लोग कह रहे थे कि उनमें कुछ बच्चे खार्किव से आए थे, कुछ लोग कीव से आए थे, दूसरों जगह से आए थे। कुछ केसेस में 50 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने पैदल आना पड़ा उनको। कुछ जगह में उनको धक्का मुक्की भी हुआ है। तो कंडीशन काफी खराब है। ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो है वो पोलैंड से चल रहा है। जितना भी मदद यहाँ कर सकते हैं हमारे एम्बेसी के लोग, तो वो भी कर रहे हैं। फिलहाल कीव का हिस्सा जो है वो बहुत, वहां का स्थिति जैसे हम कई दिनों के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, काफी खराब है। खार्किव में बहुत आर्टिलरी शेयरिंग हो चुका है। सेंट्रल खेरसोन एक जगह है जहां शायद रूसी सैनिक कई पहुंच चुके हैं। उनके ग्राउंड स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है उस जगह में। और सदर्न यूक्रेन से, क्राइमिया साइड से भी
एक हमला हो रहा है कुछ कई जगहों में। अब जो टैक्टिक है रूसी फौजों का एक सीज बनाने का है, मतलब शहर जो भी शहर के पास वो लोग पहुंच जाते हैं उनको घेर लेंगे और एंट्री और एग्जिट बंद कर देंगे। और यही कोशिश रहेगा कि कुछ टाइम बाद शायद यूक्रेन के लोग वहां से एक पीस प्रपोजल निकाले, क्योंकि वो स्थिति अगर सीज हो जाता है तो वहां स्थिति बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर फिलहाल यहाँ के लोग तो हमें बता रहे कि देखिए जो भी रूस से जो भी कर रहे हैं इसमें ये शायद लंबा चलेगा, ये लोग रेजिस्ट करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी भी ये कंडीशन है और ये अगर ये सीज चलता है ये कई महीनों तक चल सकता है। तो यूक्रेन से निकलकर कई छात्र यूक्रेन की सीमा तक पहुंच रहे हैं और लगातार हम पश्चिमी सीमा की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले जो हालात थे फिलहाल वैसे हालात नहीं है, लेकिन तब भी वो सीमा तक पहुंचकर वहां से निकलने की पूरी कोशिश हो रही है। भारत उनको उस जरिए यूक्रेन से निकालकर देश में वापस ला रहा है। पोलैंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से वहां पहुंचे भारतीय छात्र अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा के सामने। देखिए पोलैंड से ग्राउंड रिपोर्ट। जहाँ तक भारतीय छात्रों का सवाल है, हमने इन सभी बॉर्डर्स पर देखा, यहाँ पर भी हमने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई है भारतीय, तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि न आज है न कल कोई था, क्योंकि संख्या जो है वो काफ़ी घट गई है। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जो हैं वो वापस भी गए हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, शहर में पहुँचे थे, उस वक्त करीब 200 छात्र जो हैं वो लाइन में लगे नज़र आए कि वो जो चार्टर्ड प्लेन है उससे वापस भारत जा रहे थे। अलग अलग जगहों से ये छात्र आए थे, कोई खार्किव से आया था, कोई कीव से आया था, लेकिन उनका ये कहना था कि आने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कई कई किलोमीटर्स उन लोगों ने चलकर ठंड में वो बॉर्डर तक पहुँचे, वहाँ भी कई घंटों तक इंतज़ार किया। कई छात्र काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन कुछ राहत में भी थे कि आखिर कुछ इंतज़ाम हुआ। एक छात्र ने मुझे अपने ठंड से सूजे हुए हाथ दिखाए कि किस तरह से हाथ फूल गया है बिल्कुल। एक ने बताया कि किस तरह से उसने अपना जो सामान वो लेकर चला था, क्योंकि वो इतना लंबा चलना पड़ा कि वो रास्ते में लोगों को देता गया सामान। तो ये एक ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो कि शायद किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर छात्र अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि एक साथ सबको वापस नहीं ले जाया जा सकता है। तो अभी भी छात्र जो हैं वो पोलैंड में बताए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके उनको भी चार्टर्ड प्लेन से भारत सरकार ले जाएगी वापस। तो लेकिन जो फंसे हुए हैं अभी भी, उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं है, जो छात्रों ने हमको बताया उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि सभी छात्र या भारतीय नागरिक कीव से निकाल लिए गए हैं या किसी एक शहर को बिल्कुल मतलब सिक्योर कर लिया गया है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी छात्र हैं, अभी भी भारतीय नागरिक हैं, खासकर कुछ ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहां पर काफ़ी तेज़ लड़ाई चल रही है। बार बार वो SOS कर रहे हैं, हम तक अपने संदेश पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी भी जगह है, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में हैं और पहुंच गए हैं उनके इंतजामात तक। लेकिन ऐसे भी कई छात्र हैं जो अभी तक यहाँ यूक्रेन के साइड भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा सुरक्षित हो। तो ये अभी भी देखने वाली बात है कि किस प्रकार से ये संभव होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बड़ी संख्या में छात्र जो हैं अब निकल चुके हैं यूक्रेन से। जो बच गए हैं असल चिंता उनकी है। लेकिन एक बार अगर पोलैंड की तरफ आ जाते हैं, जो यहाँ पर मैंने जो दिन भर आज इंतज़ाम देखा है, एक बार इधर आ जाते हैं तो उनके लिए शायद राहत की बात होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुरक्षित वो महसूस करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर स्थिति चलती है। पोलैंड से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। बढ़ते हैं आगे, ये आप पोलैंड से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। अब बात करते हैं लिविव की, जहां पर विष्णु सोम हमारे सहयोगी एक बम शेल्टर के अंदर पहुंचे और दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ इस बम शेल्टर के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें युद्ध का मतलब नहीं पता, कैसे जी रहे हैं। देखिए। Well, I'm going to keep my voice down because there are infants actually sleeping in this area. Now, these children that you see behind me have made the journey from Kiev along with their parents. They are all okay. This is a children's shelter in the city of Lviv, where I am. This is in the western part of the Ukraine. It is the largest city over here. Thus far, it's been unaffected by the bombing, though air raid sirens do go off every now and again. There is palpable tension over here, and I can tell you it is through this area that... Thank you. So
there's palpable tension in this area, but I can tell you that getting across from Poland to Ukraine has proven to be very difficult. Once we did actually come across, we saw these huge lines of people. There aren't very many Indians that we saw today, or South Asians, but certainly a large number of people in their cars who were actually trying to get across to the border. Now that is a very long process which does take place. It's a painful process as well because people are out in the cold. But shelters like these have been set up, and it is very sad indeed that it has to happen. जिस तरह से रूसी हमला यूक्रेन पर और बढ़ा है और ऐसे वक्त में जो भारतीय छात्र अब देश वापस लौट रहे हैं, कई जोखिम उठाने के बाद वो सरहदों तक पहुंचे हैं, उसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया। ऐसे में कई छात्र से नाराज भी दिख रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात से है और वो कह रहे हैं कि एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें फूल दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जब सरहद तक वो कई जोखिम से गुजर रहे थे पहुंचने के लिए और कई हमले की दहशत से गुजर रहे थे, उस वक्त उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली। आपको सुनाते हैं उनकी नाराजगी क्या है। सर आप बताएं कि आप लोग जब हंगरी बॉर्डर क्रॉस करके आए तो इंडियन एम्बेसी से इस पूरी जर्नी में आपको इंडियन एम्बेसी हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया। हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई, हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती है हमारी फैमिली क्या करती है? अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता वहाँ पे। मिनिस्टर भी रिसीव करने आए थे, जो भी थे पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है। वो उन लोग ले फूल बांट रहे, इसका मतलब क्या है? ये फूल अगर पहले बांटे रहते, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती। ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती।